नमस्कार दोस्तों, आज का एडिट पश्चिमी एशिया में बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसके बारे में अपन देखते हैं कि यूएनएससी की यूएन की मतलब यूएनएससी मतलब सिक्योरिटी काउंसिलिंग, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग की नई जो बैठक हुई उसमें पश्चिमी एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। जो भी पश्चिमी एशिया में इजराइल का, ईरान का और अपने लेबनान और हमास, इन सब का जो एक युद्ध चल रहा है उसके बारे में चिंता व्यक्त की है। इसने पहले दिन ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजराइल के यूएन चीफ के अपने देश में आने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले क्या हुआ कि जो इजराइल है, इसने जो यूनाइटेड नेशन का चीफ है उसको मना कर दिया, भाई आप हमारे देश में मत आना, क्योंकि आपने इजराइल की निंदा नहीं की। इजराइल ने जो अटैक्स किए हैं, हिजबुल्ला एक संगठन है आतंकवादी जो इजराइल समर्थित है, और इसने जो अपने यहाँ पे इजराइल में जो अटैक किए हैं उसके बारे में यूनाइटेड नेशन ने कुछ नहीं कहा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन को चीफ को हम इजराइल में आने के लिए पाबंदी करते हैं। इजराइल ने ये कहा। ये यूनाइटेड के चार्टर का खुला उल्लंघन है। मतलब उसमें कोई देश अगर उसके अध्यक्ष को या फिर चीफ को आने में मना करता है तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर का उल्लंघन है। और इजराइल का कहना है कि यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने ईरान के जो इजराइल पर जो हमला हुआ है उसकी निंदा नहीं करी। अब बात राइटर ये पूछ रहा है कि भाई अगर हमले की निंदा यूनाइटेड नेशन कर दे तो क्या आप युद्ध बंद कर दोगे? जो हिजबुल्ला लेबनान पर आप युद्ध कर रहे हो वो युद्ध बंद कर दोगे, या हमास पर जो आपने युद्ध किया वो युद्ध बंद कर दोगे? तो ये बात लेखक पूछ रहा है। फिलिस्तीन पर जो महीनों से चल रहे हमले को तेल अवीव यह कहकर ही सही ठहराता है कि पहला हमला फिलिस्तीन की ओर से या हमास की ओर से, जो 7 अक्टूबर को पिछले साल जो हमला हुआ, तो इजराइल बार बार ये बोलता है कि पहला हमला फिलिस्तीनियों ने करा। बस 2 हमले हुए मेजर। एक तो इजराइल पर, इजराइल के अंदर ही हमास जो आतंकवादी संगठन है उसने इजराइल पर हमला किया, और दूसरा अभी हिजबुल्ला का हमला चल रहा है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि भाई साहब जो हमास ने पहले हमला किया इसलिए हम हमास को डिस्ट्रॉय करने में उतरे हैं, और इधर ये हिजबुल्ला को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है जो लेबनान में है। उस वक्त भी दुनिया की अपील यह कहकर खारिज कर दी गई थी कि पहले हमास के हमले की निंदा की जाए। इजराइल ने उस वक्त भी ये कहा था कि पहले हमास के हमले की निंदा आप करो। यह सच है कि पूरी दुनिया इस समय इस मुद्दे पर बटी हुई है। अब अमेरिका के साथ क्या है? अमेरिका देखो मुख्य रूप से क्या है, इसका तो हथियार सप्लाई करने का काम है। जो मेजर 3 युद्ध चल रहे हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, रूस व इजराइल, और ये सब इन पश्चिमी एशिया वाला मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहे हैं, इन सब का करता धरता अमेरिका ही है। अमेरिका क्या करता है? यूक्रेन को तो ऐसे बोलता है कि भाई साहब आप युद्ध करो, और रूस को धमकी देता है कि भाई आप कुछ कर दिए तो हम यूक्रेन के साथ है, जबकि कर रहा कुछ नहीं है। 2 साल हो गए अपने हथियार सप्लाई करता रहता है यूक्रेन को, और अपना काम चलता रहता है और उसको भड़काता रहता है रूस को। तो ये सब सिस्टम है। तो अमेरिका क्या करता है? इजराइल को हथियार भी देता है और शांति की अपील भी करता है यूनाइटेड नेशन में। तभी तो इजरायली मुखिया ने यूएस कांग्रेस में कहा युद्ध अंतिम जीत तक जारी रहेगी। मतलब ये उनके हौसले हैं कि इजरायली मुखिया ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा युद्ध अंतिम जीत तक जारी रहेगा, और अमेरिका उसको हथियार भी सप्लाई करता है और सपोर्ट भी करता है, एक साइड शांति की बात भी करता रहता है। ताज़ा स्थिति यह है कि इजराइल लेबनान की सीमा में कई किलोमीटर तक घुस चुका है। ये जैसे इजराइल है, ऊपर लेबनान है, लेबनान में एक आतंकवादी ग्रुप है हिजबुल्ला, इसको मारने के लिए वो खूब किलोमीटर तक घुस गया अंदर। अगर इजराइल इसके कुछ हिस्सों को, पूरा तो इजराइल हिजबुल्ला को समाप्त कर नहीं सकता, अगर कुछ हिस्से को कैप्चर भी करता है तो बाकी बचा हुआ हिस्सा उसको बार बार परेशान करेगा। उधर ईरान की मदद करने, अब जो ईरान है, ईरान की मदद करने कई अरब देशों के साथ संभावना बनी हुई है। जैसे इजराइल के सामने ईरान भी आ जाएगा, लेबनान है ही है, सीरिया, यमन, इराक सभी युद्ध में कूद सकते हैं। इसलिए आप बताओ, ये 3rd विश्व युद्ध नहीं है तो फिर और क्या, किसे 3rd विश्व युद्ध कहेंगे? ये लेखक के कुछ अपने विचार थे। फिर अपन बात करते हैं एक देश एक चुनाव केंद्र में अपनी ओर से पहल। जो कैबिनेट की मीटिंग है, कैबिनेट के जो मंत्री हैं उन्होंने ये सुझाव लिया था एक देश एक चुनाव का, उसके बारे में आर्टिकल है, तो अपन उसको देखते हैं। इसमें बताया है कि जैसे हर त्यौहार होता है, अब त्यौहार बार बार आए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोकतंत्र भी एक त्यौहार है।
और एक साथ ही हो, मतलब सारे चुनाव, एक देश एक चुनाव हो तो अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं हर 2 महीने में एक नया त्यौहार आ रहा है, हर महीने में 5 त्यौहार आ रहे हैं, तो आदमी थोड़ा ऊब सा जाता है। ऐसे ही वोटिंग हो तो अभी इस महीने में मान लो केंद्र सरकार की वोट है, लोकसभा के है, फिर राज्यसभा के है, ऐसे बार-बार आए तो अच्छा नहीं लगेगा। और एक साथ सेलिब्रेट करेंगे तो एक उमंग के साथ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा वोटिंग होगी, तो ऐसे लेखक ने कहा है। तो इसमें ये बात कहा है, अगर लोकतंत्र का चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है तो ज़्यादातर त्योहारों की तरह उन्हें भी निश्चित समय पर होना चाहिए। जैसे दिवाली, होली, पूजा, क्रिसमस सभी उत्साह निश्चितता में निहित होते हैं। वे हर साल एक ही तारीख को एक ही त्यौहार आता है। एक देश एक चुनाव की अवधारणा को मंजूरी देने वाला कैबिनेट का प्रस्ताव यह है कि 5 साल में एक बार ही केंद्र के चुनाव हो, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा व एक बार ही उसी समय राज्य सरकार के चुनाव हो, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, तो एक साथ कराया जाए। इसी विचार को सामने रखता है एक देश एक चुनाव। जिस तरह कोई भी व्यक्ति कुछ महीनों में आने वाले त्योहारों को लेकर उत्साह नहीं होता है, उसी प्रकार मतदाताओं को थकान होती है, बार बार चुनाव आते हैं, तो इसलिए एक देश एक चुनाव होना चाहिए। लेखक के अनुसार कुछ एकेडमिक स्टडीज से पता चला है कि अगर एक देश एक चुनाव हो, मतलब सारे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के एक साथ चुनाव हो, तो मतदान का प्रतिशत हमेशा अधिक रहता है। जैसे लगभग आज़ादी के बाद 1967 तक एक देश एक चुनाव ही था, तो मतदान का प्रतिशत हमेशा अधिक रहता है। तो इन्होंने कुछ केस स्टडी दिए। मतदान 1971 से 2004 के बीच 260 चुनावों का स्टडी करा, तो पाया केंद्र और राज्य सरकार के चुनाव एक साथ हुए तो मतदान प्रतिशत लगभग 9.94% अधिक था। अब बात करते हैं दलीय स्थिति की। भाई हर राज्य में अपने अपने क्षेत्रीय दल है। जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार है, बिहार में अपने अलग से क्षेत्रीय दल है। तो ये बोलते हैं कि भाई एक देश एक चुनाव होगा तो क्षेत्रीय दलों की तो भूमिका समाप्त हो जाएगी, केवल कांग्रेस बीजेपी शासन करेंगे। भाई राज्य में भी कांग्रेस है तो सेंटर में भी कांग्रेस आएगी, एक लहर रहेगी। मान लो राज्य में बीजेपी है तो सेंटर में भी बीजेपी है तो राज्य में भी बीजेपी आएगी, तो फिर क्षेत्रीय दल तो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई एक देश एक चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा फायदा होता है। कैसे? कि भाई एक देश एक चुनाव के बारे में संदेह जताने के पीछे यह भी धारणा है कि भाजपा को ही लाभ होगा, जो केंद्र में प्रमुख राजनीतिक ताकत अभी हाल फिलहाल में है। कि भाई भाजपा केंद्र में है और ऐसे ही वो एक देश एक चुनाव कराएगी तो सारे राज्यों में भी भाजपा हो जाएगी। तो भाई साहब इन्होंने कहा है कि यूरोप में 2900 क्षेत्रीय चुनावों का स्टडी कवर किया शेकेल व जेफरी ने। इनके आधार पर इन्होंने शोध पत्र निकाला कि मतदाता एक साथ होने वाले चुनावों में राष्ट्रीय दलों के पक्ष में तभी मतदान करते हैं जब मजबूत क्षेत्रीय दल नहीं होते। अब भाई कहीं मजबूत, जैसे राजस्थान में कोई मजबूत क्षेत्रीय दल नहीं है, एक रोलप्पा पार्टी है, मतलब थोड़ी ठीक है आज के मौके पर उभरी है, तो लेकिन मजबूत क्षेत्रीय दल नहीं है जो पूरे राजस्थान में होल्ड रखे। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है वहाँ इससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलता है एक देश एक चुनाव में। ऐसे में एक देश एक चुनाव की पद्धति क्षेत्रीय दलों के लिए अधिक राष्ट्रीय प्रासंगिकता हासिल करने का जरिया भी हो सकती है। तो इसने कहा कि क्षेत्रीय दलों को फायदा होगा। अब बात करते हैं लोग चाहे वोट करें, यह सच है कि एक देश एक चुनाव भारत के चुनाव परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव होगा। अब बात करते हैं संवैधानिकता की। भाई संवैधानिकता में कैसे जायज़ है? लेखक कैसे बोल रहा है कि 1941 में जब संविधान बना तो उनके मन में यही था कि हमेशा ही एक देश एक चुनाव होगा, इसलिए उन्होंने संविधान में इसके बारे में कोई पद्धति का उल्लेख किया ही नहीं, क्योंकि 1967 तक वैसा ही चला रहा था। उनके सामने जब देश आज़ाद हुआ 1947 में इस बात की चर्चा ही नहीं थी, और उनके मन में ऐसा ज़रूर रहा होगा कि एक देश एक चुनाव ही हमेशा होने हैं, क्योंकि उस टाइम ऐसी परिस्थितियाँ जनरेट नहीं हुई। ये परिस्थितियाँ 1967 में जनरेट हुई थी। तो कई लोग डर जता रहे हैं कि इसे संघवाद की संरचना प्रभावित होगी, यानी जो राज्यों का अस्तित्व है वो भी प्रभावित होगा। संविधान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इस बारे में संविधान कुछ नहीं कहता तो चुनाव कब होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान निर्माताओं का यह मौलिक और स्पष्ट विश्वास है कि चुनाव एक साथ ही होंगे, जैसे 1967 तक होता आया है। बारी बारी से चुनाव एक अपवाद थे, लेकिन आज वो अपवाद एक नियम बन गए हैं। ये संविधान अपवाद को मंजूरी देता है, संवैधानिक चुप्पी को लाइसेंस नहीं माना जा सकता। तो मतलब संविधान में मोटा मोटी इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। फिर बात करते हैं जो कोविंद समिति है
जिन्होंने ये कहा है कि मध्यावधि जो चुनाव है उसके बाद में जो चुनाव होंगे उसके बाद चुनी गई सरकार किसी भी सरकार के कार्यकाल को शेष 5 साल के लिए तक काम करने के प्रस्ताव के बारे में ही दो विचार हो सकते हैं। कोविन समिति के द्वारा मध्यावधि चुनाव के बाद चुनी गई किसी भी सरकार के कार्यकाल को शेष 5 साल तक कम करने के प्रस्ताव के बारे में 2 विचार हो सकते हैं। कोविन समिति ने ये कहा कि अगर ऐसा अपन कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई चुनाव हुए राज्य में चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार जीत गई, लेकिन एक साथ चुनाव हो गए सेंटर और राज्य में बन गई कांग्रेस की सरकार, तो वो मान लो 5 साल चली नहीं, बीच में ही मध्यावधि चुनाव हो गए, तो मध्यावधि चुनाव के बाद में जो नई सरकार बनेगी वो 5 साल के लिए नहीं, जबकि जो शेष बचा हुआ टाइम पीरियड है वहीं तक बनेगी, ताकि अगले 5 साल में भी केंद्र व राज्य सरकार के नए चुनाव साथ में हो सके। अब बात करते हैं कि हालांकि इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियां, लॉजिस्टिक की चुनौतियां जताई जा रही है कि भाई साहब इतनी सारी ईवीएम मशीन कहाँ से लाएंगे एक देश एक चुनाव के लिए, या इतना कर्मचारी वर्ग कहाँ से लाएंगे। कोविंद प्रस्ताव में इतना ही कहा गया, अगली लोकसभा की बैठक की पहली बैठक जो भी वर्तमान में 2029 जून जुलाई होगी, इसके ठीक 5 साल बाद में सभी संसद विधानसभाएं सब भंग हो जाएगी, मतलब 2034 में सारी भंग हो जाएगी। 2034 से एकदम से न्यू फ्रेश नए चुनाव होंगे। अब लेखक ये बोल रहा है कि भाई आप राज्यों पे दबाव बना रहे हो, आप केंद्र सरकार को ऐसे बोलो ना, आप 5 साल की जगह 4 साल रह लो, फिर राज्य भी मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई साहब चलो हम भी, केंद्र सरकार भी इतना कर रही तो हम भी पहले ही बंद कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो भी मुद्दा उठाएंगे, भाई हमको तो पूरा 5 साल दो, आप हमारे को 4 साल में या 2 साल में बंद कर रहे हो एक देश एक चुनाव के लिए। तो केंद्र सरकार को भी आगे आगे ये कदम उठाने चाहिए। अब ईरान पर हमला तय, इसके बारे में अपन देखते हैं क्या है। भाई अपने को पता है मध्य पूर्व एक टर्निंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है, सारे देश लगभग शामिल होते जा रहे हैं, कहीं ये तीसरा वर्ल्ड वॉर न बन जाए। इसमें अपन पहले ये पैसेज लेते हैं। इसमें बताया गया है कि हम मध्य पूर्व में एक टर्निंग पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यह टर्न हमें किस दिशा में ले जाएगा। इजराइल ने ईरान पर सीधे हमले का घातक कदम उठाया है। इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला किया हिजबुल्लाह के द्वारा, तो एक घातक कदम है। विश्लेषक चकित है कि ईरान ने ऐसा किया, हालांकि उसके सामने कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि ईरान चाहता है कि मेरी भी भूमिका बढ़े, इसलिए उसने डायरेक्ट इजराइल पर अटैक कर दिया। वह दुनिया की नज़रों में कमज़ोर दिखने लगा था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया कि भाई हम इजराइल को अगर हरा देंगे तो दुनिया की नज़रों में हम ही ताकतवर होंगे। वह दुनिया की नज़रों में, अभी तक ईरान की नीति यह थी कि इजराइल की ओर से किसी सैन्य प्रतिक्रिया को भड़काए बिना उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन अब ईरान ने इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने का बहाना दे दिया। भाई ईरान ने अटैक कर दिया, इसके बाद इजराइल ईरान पर डायरेक्ट अटैक करेगा, ये इजराइल को बहाना मिल गया ईरान पर अटैक करने का। और इजराइल जो ईरान के परमाणु स्थल व सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो तेल स्रोतों पर आधारित है, ईरान की अर्थव्यवस्था, उस पर भी धावा बोल सकता है। ईरान जानता है कि इजराइल ऐसा करने में सक्षम भी है, उसका डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। इजराइल यही चाहेगा कि बार बार प्रॉक्सी वार नहीं हो, हमला एक बार में सीधा हमला ईरान पर बोला जाए। इजराइल की हुकूमत को भी इसके लिए पुरजोर घरेलू समर्थन भी प्राप्त है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि समस्या की जड़ पर प्रहार करना, सीधी जड़ पर ही प्रहार करना, ईरान पर ही प्रहार करना। फिर इसमें दे रखा है कि 7 अक्टूबर को, जो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास जो संगठन है, जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, तो हमास ने अटैक किया था पहले इजराइल पर। तो 7 अक्टूबर को यानी 1 साल पहले इजराइल पर हमास के हमले और उसके बाद हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमलों ने इस क्षेत्र में तनाव अपरिहार्य बना दिया। भाई इजराइल में 2 हमले हो रहे हैं, तो हमास के द्वारा हुआ था पिछले साल और एक हिजबुल्लाह द्वारा हमला हुआ, इन दोनों का उत्तर इजराइल ने दिया है, तनाव अपरिहार्य बना दिया। इस सत्य को पर्याप्त रेखांकित नहीं किया जा सकता कि हमले के जोखिम से अपने नागरिकों को बचाने के लिए इजराइल ने अपनी उत्तरी सीमा से लगभग 60,000 व्यक्तियों को निकाला था। भाई इजराइल ने
जो हिजबुल्लाह का हमला होगा उत्तरी सीमा से लगभग 60,000 लोगों को इजराइल ने बाहर स्थापित किया था। लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार बढ़ती गोलीबारी ने इन लोगों को सुरक्षित वापस लौटना नामुमकिन कर दिया, क्योंकि वो वापस इजराइल की उत्तरी सीमा जा नहीं सकते, क्योंकि ये गोलीबारी चल रही है दोनों के बीच में। फिर अपन बात करते हैं कि लड़ाई में नए मोर्चे इसलिए उभरे हैं क्योंकि गाजा में शक्ति संतुलनों में एक नया परिदृश्य सामने आया है। पिछले 1 साल में इजराइल ने हमास द्वारा अपने लिए उत्पन्न सैन्य खतरों को तेजी से नगण्य बना दिया। भाई इजराइल ने हमास को तो बहुत अच्छे तरीके से लड़ा और उसको प्रभावी बना दिया। हमास के लगभग 10,000 से 20,000 लड़ाकों को इजराइल की सेना ने ध्वस्त कर दिया, मार दिया, या कई बड़े नेताओं की हत्या कर दी। वे गाजा की सुरंगों को भूल भुलैया में अनिश्चित काल के लिए छिपने को मजबूर हो गए। कई हमास के नेता मजबूर हो गए। इसके बाद इजराइल ने तय किया कि अब वह सुरक्षित रूप से अपना ध्यान उत्तरी सीमा की ओर, मतलब लेबनान की ओर और हिजबुल्लाह पर केंद्रित कर सकता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल अब तक जो हासिल किया है वह भी प्रभावशाली ही है, क्योंकि इजराइल ने, पता है आपको, पेजर व वॉकी टॉकी में विस्फोट किया था, हिजबुल्लाह के कई आतंकवादियों को नष्ट किया था। फिर टारगेटेड बमबारी करके हिजबुल्लाह का जो हाई कमान है नसरल्ला, उसको भी उन्होंने मार दिया और वह कई नेताओं को मार दिया, वो छिपने के लिए मजबूर हो गए। 7 अक्टूबर को इजराइल के खुफिया तंत्र से चूक हुई थी। भाई हमास ने जब अटैक किया था तो खुफिया तंत्र से चूक हुई, जब भी तो इजराइल पे अटैक हुआ। ये चूक बहुत बड़ी भारी पड़ गई। फिर इजराइल ने हमास पे अटैक किया, फिर इजराइल ने हिजबुल्लाह पे अटैक किया। अब ये युद्ध चल रहा है, अंतहीन युद्ध हो चुका है। लेकिन उसके बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले में दुश्मनों के बारे में सटीक खुफिया जानकारी प्राप्त करके इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को बता दिया कि भाई हम चुन चुन कर देख कर मारते हैं। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को उन्होंने सही जगह सही लोकेशन पर निशाना करके उनको मार गिराया। इस प्रकार इजरायली सुरक्षा तंत्र ने अपनी प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित कर दिया। हिजबुल्लाह से निपटने के बाद इजराइल ने लेबनान में ज़मीनी घुसपैठ भी हालांकि की। यह संघर्ष कितनी दूर तक जाएगा, कितने समय तक जारी रहेगा, इसका उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है। देखो भाई, हिजबुल्लाह और हमास के बीच में अंतर इन्होंने बता रखा है। हमास तो क्या है, फिलिस्तीनियों का सहयोग करता है, इसलिए वो अटैक कर रहा है इजराइल पर। लेकिन हिजबुल्लाह क्या है, उसको न तो लेबनान में है, ईरान का समर्थन प्राप्त है, न तो ये लेबनान की जनता से कुछ आशंका रखता है, न फिलिस्तीनियों का सहयोग करता है। ये तो ईरान की हुकूमत जताने के लिए, मतलब ईरान का एक एजेंडा है जो इजराइल पर अटैक कर रहा है, ईरान को मजबूत दिखाने के लिए। ये बात इसने बताई है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह सब आखिर कहाँ जाके रुकेगा। लेबनान में इजराइल ने जो किया उसके प्रति अगर सहानुभूति रखी भी जाए तो भाई मानो सहानुभूति रखें, भाई इजराइल ने आतंकवादियों को उड़ाया, लेबनान में किया, तो गाजा में उसने जो किया उसकी आलोचना की जा सकती है। जो फिलिस्तीनी मारे गए बेगुनाह थे, उन जो हमास से रिलेटेड नहीं थे, तो उसके बारे में उसकी निंदा भी की जा सकती है। हिजबुल्लाह की तरह हमास भी ईरानी समर्थित आतंकवादी संगठन है जो इजराइल का विनाश करना चाहता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। हमास एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन है जो मुक्ति चाहता है इजराइल से, जिसे फिलिस्तीनियों का समर्थन है। इसके विपरीत हिजबुल्लाह है ना, जो विशुद्ध रूप से ईरानी विदेश नीति का एक उपकरण है, जिसका लेबनानी व फिलिस्तीनी लोगों की आशंका से कोई लेना देना नहीं। ये तो ईरान की विदेश नीति का उपकरण है। तो ये थे विचार लेखक के, रिचर्ड हास के, मध्य पूर्व के बारे में। तो अपने 3 आर्टिकल देखे। धन्यवाद।